जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। हम लोग साइंस विषय को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, सर साइंस समझ में नहीं आती है और साइंस को किस प्रकार से पढ़ें कि हमारी साइंस पूरी कंप्लीट हो जाए। तो आज आपको विद नोट्स, जो टीआरई 3 में मैंने नोट्स को पढ़ा था, नोट्स बनाए थे अपनी तैयारी के दौरान, वही नोट्स से आपको पूरी क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कराने वाले हैं। और एनसीईआरटी को पढ़ने का जो सही तरीका है वो भी इसमें बताने वाले हैं। आप बड़े आसानी से 90+ अंक इसको पढ़कर बहुत आसानी से ला सकते हैं। आप पूछते हैं इसकी सर वहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो साइंस के लिए आपको जो एनसीईआरटी कवर करनी है, क्लास 6 के लेकर आपको क्लास 10 तक की एनसीईआरटी को पूरा कवर करना है। और इसके हम ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर को पढ़ना है और किसको छोड़ना है, वो भी बताने वाले हैं। और आप देखिएगा, जब आप चैप्टर देखेंगे तो एक एक पेज में पूरा चैप्टर कवर होने वाला है। तो बड़े आसानी से हम लोग ये एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की कवर करते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करते हैं और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप कहते हैं सर ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो वो यहाँ से आता है, वो बात करने वाले हैं। और आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लास 6 की एनसीईआरटी से होने वाले हैं। आप कहते हैं कि सर क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती, क्या पढ़ें समझ में नहीं आता, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आज बात करने वाले हैं। आज आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा वाकई में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और हमारे पेपर में किस तरीके से वो पूछी जाती हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग कितने चैप्टर हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात करने वाले हैं। जैसे पहला चैप्टर यहाँ पे हमको मिलेगा भोजन के घटक। इसमें भोजन के घटक में यही बात करी गई है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, तो इनके बारे में पूरा बात की गई है। दूसरे चैप्टर की बात कर लेंगे वस्तुओं का समूह बनाना। तीसरे चैप्टर की बात कर लेंगे तो पदार्थों का पृथक्करण, किस पदार्थों को किस तरीके से पृथक्करण विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो पृथक्करण की विधियों के बारे में बात किया गया है। उसके आगे बात कर लेंगे तो चौथा चैप्टर आपको मिलेगा पौधों को जानिए। मतलब पौधों में कौन कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट कौन सा होता है, फीमेल पार्ट कौन सा होता है, एंथर कौन सा होता है, परागकण किसे कहते हैं, परागकोश क्या होता है, तो सब फिलामेंट क्या होता है, सबके बारे में बात करने वाले हैं। फिर शरीर की गति के बारे में बात करने में, शरीर की गति मतलब हड्डियों के बारे में बात करेंगे। इसी में जॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं, उसके बारे में बात की गई है। और आप कहते हैं कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिखाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे छठा चैप्टर है सजीव विशेषताएं अथवा आवास के बारे में बात किया गया है। उसके बाद सातवां चैप्टर है आपका गति एवं दूरी का मापन। आठवां चैप्टर दिया हुआ है प्रकाश वाला, प्रकाश की घटनाएं एवं परावर्तन के बारे में। उसके बाद नौवां चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ और 10वां चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन और 11वां चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। तो लगभग 11 चैप्टर हैं। अगर पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको यहीं पर 13 चैप्टर मिलेंगे। तो 2 से 3 चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं, तो उसके भी बारे में बात करते हैं, बात कर लेंगे। उसको इसी में ही इंक्लूड कर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जैसे पुरानी एनसीईआरटी तो उसमें पहला चैप्टर दिया होता भोजन यह कहाँ से आता है, तो ये वाला चैप्टर अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसको हमने क्या किया है, इसी में ही क्लास जो 6 है उसमें जो सेकंड चैप्टर दिया है भोजन के घटक, उसमें सम्मिलित कर लिया है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों को कवर करने का प्रयास किया गया है। एक एक चीज़ अब हम लोग अगर भोजन के घटक के बारे में बात करें कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, विटामिन्स आ जाता है, खनिज तत्व आ जाते हैं, जल आ जाता है और रेसे या फाइबर। अगर पूछ ले इसी में ही प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं, पोषक पदार्थ के बारे में बात कर ले तो कार्बोहाइड्रेट, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया और खनिज पदार्थ हो गया, खनिज लवण हो गया और रुक्षांश हो गया। इसी को ही कहा जाता है संतुलित आहार। तो पूछा जाता है संतुलित आहार में क्या क्या आता है, तो ये सब क्या है, इनसे मिलकर क्या होता है, मानव के लिए संतुलित आहार बनता है, जिससे मानव को ऊर्जा प्राप्त होती है। बात कर लेंगे अब ऊर्जा के भी बारे में।
चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब पूरी एनसीईआरटी में जो जरूरी है वो हम बात करने वाले हैं। अगर बात कर लें प्रमुख परीक्षण में देखिए कि कार्बोहाइड्रेट या मंड का किस तरीके से परीक्षण होता है। कार्बोहाइड्रेट या मंड के परीक्षण की बात कर लें तो तनु आयोडीन का विलयन लिया जाता है। अगर उसमें तनु आयोडीन का विलयन अगर कार्बोहाइड्रेट में गिराते हैं तो वो क्या काला या नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला या नीला दिखाई देगा। अगर प्रोटीन के परीक्षण की बात कर लें तो ये कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट में क्या है, अगर डाल देंगे कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा तो प्रोटीन कैसा दिखाई देगा? बैगनी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बैगनी दिखाई देगा। उसके बाद वसा का अगर परीक्षण की बात कर लें तो कोई कागज़ लीजिए आप, और कागज़ को आप किसी ऐसी, मान लो कोई तेल वाली चीज़ है, उसमें आप उसको ऐसे गुड़मुड़ा दीजिए तो उसके बाद जो धब्बे दिखाई देंगे, कागज़ के तेल का धब्बा दिखाई देता है। इसमें क्या कागज़ के तेल का धब्बा दिखाई देता है, तो ये क्या है? ये वसा का क्या है? परीक्षण है। उसके बाद बात कर ले कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में बात कर ले, कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है, तो बात कर ले गेहूं से मिलता है। चावल की बात कर लेंगे तो चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद बाजरा हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया और शकरकंद, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में बात कर लें तो इसमें ऊर्जा कितनी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। उसके बाद अगर वसा के बारे में बात कर लें, वसा के स्रोत के बारे में बात करें तो घी है, दूध है, मक्खन है, अंडा है, मांस है, मछली हो गया, मूंगफली हो गया और तिल, ये सब क्या है? वसा के प्रमुख स्रोत हैं। 1 ग्राम अगर वसा की बात कर लेंगे तो इसमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब पूछा जाता है मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर को ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन वही बात कर ले किसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है, तो ये क्या है? ये वसा में पाई जाती है। कितनी? 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन की वजह से मानव शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन पूछा जाएगा अच्छा सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में पाई जाती है, तो वसा में पाई जाती है 9.2 किलो कैलोरी। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन में, कितना? 43% सोयाबीन में। फिर उसके मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, मछली हो गई। इसी को ही वृद्धिवर्धक कहा जाता है। प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग, या ये कोशिकाओं का निर्माण करता है, इसीलिए इसको वृद्धि प्रोटीन कहा जाता है। मतलब ये क्या करता है? मानव शरीर का निर्माण करता है, वृद्धिवर्धक, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन को। नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये चीज़, ये यहाँ से सीधे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन और आप लोग क्या है? गलत कर देते हैं। अगर रुक्षांश की बात कर लें या रेशे की बात कर लें, इसी को फाइबर कहा जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की प्राप्ति पादप द्वारा होती है। और रुक्षांश के द्वारा क्या है? रुक्षांश के द्वारा कोई भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए साबुत खाद्यान्न में जैसे दाल हो गई, आलू हो गया, ताज़े फल हो गए, सब्जियां हो गई। और रुक्षांश में हमें कोई भी पोषक प्राप्त नहीं होता। रुक्षांश से हमें क्या है? कोई भी प्रकार का पोषक प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर की। जान क्या है? ये वाली लाइन है, क्या है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। मतलब रुक्षांश का काम क्या है? बिना पचा हुआ भोजन, जो भोजन पच जाता है तो उसको बाहर करने का काम क्या है? रुक्षांश का है। चलिए अब ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सब्जियों को पहले, अच्छा अब ये देखिए सब्जियों को क्या करें? पहले आप धुल लीजिए, उसके बाद काटिए, क्योंकि क्या है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी है, जल में घुलनशील। जैसे ही आप सब्जी को पहले धुलकर फिर काटना चाहिए। सब्जी को पहले धुलकर फिर काटना चाहिए। अगर आप पहले धुलकर नहीं काटते तो विटामिन सी, क्योंकि जल में विलय होता है, जल में घुलनशील होता है, इस वजह से वो बाहर निकल जाता है। तो काटने के बाद सब्जी को नहीं धोना चाहिए। इससे क्या है? पौष्टिक आहार और विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है? गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या होता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो पहले चैप्टर में बस ये चीज़ दी हुई है, इतना आपको कवर करके चलना है। चलिए अब क्या है? दूसरा चैप्टर चालू होता है
तीसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर कौन सा है? तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु की बात कर लें, तंतु से वस्त्र तक, तो तंतु क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तंतु की बात कर रहे हैं तो तंतु वस्त्र या धागों से मिलकर बना होता है। तंतु जो होता है वस्त्र या धागों से मिलकर बना होता है, तथा धागे भी अन्य तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। अब वस्त्र की बात करें, वस्त्र किससे मिलकर बना होता है? धागों से बना होता है। और धागे किससे मिलकर बने होते हैं? तंतु से मिलकर बने। ये मान लीजिए धागा है, और धागा को जब खींचेंगे तो इसके रेशे बनेंगे, तो रेशे जो बनेंगे उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? तंतु कहा जाता है। अगर तंतु की बात कर ले या फाइबर की बात कर ले, तो फाइबर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, जो क्या है? प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एक होते हैं संश्लेषित या कृत्रिम कहा जाता है, इन्हीं को ही मानव निर्मित कहा जाता है। तो कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में क्या आता है? रुई आता है, जूट आता है, रेशम आता है और अलसी आता है। अलसी तो आपको मालूम क्या है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि तंतु जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल दोनों याद रखने हैं, दोनों के एग्जाम्पल याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधा पूछा जाता है प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक में बात करें तो रुई आ जाएगा, जूट आ जाएगा, रेशम आ जाएगा और अलसी आ जाएगा। और संश्लेषित रेशे की बात कर लेंगे तो कौन है? पॉलिस्टर आ जाएगा, नायलॉन आ जाएगा, एक्रिलिक आ जाएगा और रियान आ जाएगा। ये चार आ जाएंगे। अब जो होते हैं, जो प्राकृतिक होते हैं, तो वो कहाँ? पादप से प्राप्त होते हैं और जंतु से। प्राकृतिक रेशे किससे प्राप्त होते हैं? कुछ पादप से प्राप्त होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों से, और कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो रुई हो गया जैसे, और जूट हो गया, ये क्या है? पटसन। रुई जूट कहाँ से प्राप्त होता है? पटसन से। और रुई कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी क्या है? पादप से प्राप्त होते हैं ये। और जंतु से क्या प्राप्त होता है? जैसे ऊन हो गया और रेशम। ऊन की बात करें तो भेड़ से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, और खरगोश से प्राप्त होता है, याक से प्राप्त होता है, और ऊँट के बालों से प्राप्त होता है। रेशम की बात कर लें तो ये कीट से प्राप्त होता है, कीट, और उसका नाम क्या था? कोकुन। कीट के क्या है? कोकुन से इसको खींचा जाता है, रेशम को। चलिए अब रुई के बारे में बात कर लेते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। रुई की अगर बात कर लें, इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को आपने खेतों में उगता हुआ देखा? ऐसे पेड़ होता है रुई का, और फिर ऐसे ऐसे रुई लगी होती है, रुई का फूल होता है ऐसे ऐसे। यह काली मिट्टी में उगाई जाती है, सबको पता होगा। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए, मतलब गर्म जलवायु में रुई उगाई जाती है, कपास उगाई जाती है। इसे कपास के फल या कपास गोलक से, कपास के फल या कपास गोलक या फूल से प्राप्त किया जाता है। अब रेशम के बारे में बात कर लें। रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम कहाँ से? रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है। इसका नाम कैटरपिटल तथा बॉम्बैक्स मोरी होता है। इसका नाम क्या है? कैटरपिटर या बॉम्बैक्स मोरी होता है। इसकी अवस्था क्या है? वो प्यूपा अवस्था से कोकुन प्राप्त किया जाता है। प्यूपा अवस्था से क्या है? कोकुन प्राप्त किया जाता है, और कोकुन से रेशम प्राप्त किया जाता है, और कोकुन से रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले अवस्था क्या देखते हैं इसकी? रेशम कीट की क्या आता है? प्यूपा के बाद क्या है? कोकुन के बाद रेशम हमको प्राप्त होता है। तो प्यूपा अवस्था के बाद कोकुन बनता है, कोकुन के बाद रेशम को प्राप्त किया जाता है। अब बात कर लें, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ? चीन से हुआ। कहाँ से हुआ? चीन से। रेशम का ये जो बॉम्बैक्स मोरी है या रेशम का कीट है, किस पेड़ पे पाया जाता है? यह शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। रेशम का जो धागा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जबकि कपास और जूट, क्योंकि ये पेड़ से प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं, इस वजह से ये क्या है? सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के बने होते हैं। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम लोग अगर जूट के बारे में बात कर लें, पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीधा पूछ लिया जाएगा कि पटसन कहाँ से प्राप्त होता है या जूट कहाँ से प्राप्त होता है। तो पटसन जो पेड़ होता है उसका तंतु कहाँ से प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है। कहाँ से? तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में का पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है, बिहार में, फिर असम में ये उगाया जाता है। चलिए और देख लेते हैं। सामान्यतः
समानता पर्सन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसको क्या है, पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है। जो पादप के जो पेड़ होते हैं, तने होते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबोकर रखा जाता है। ऐसा करने से तने गल जाते हैं। ऐसा करने से क्या है, उसके ये क्या है, नीचे वाले तने गल जाते हैं और उसी से धागा ये क्या है बना लिया जाता है और पर्सन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है, अब कह रहा है पश्मीना। एक आपको समझना पड़ेगा, पश्मीना जो शॉल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऊन होता है एक बकरी से। वो कहाँ है, चांगपा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। ये अंगोरा जो है ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। अंगोरा ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, खरगोश से। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम लोग एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर को जानने का प्रयास करते हैं। पॉलिस्टर की बात कर लें तो बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसे बहुलक या पॉलिस्टर कहते हैं। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बना होता है उसे बहुलक या क्या कहा जाता है, पॉलिस्टर कहा जाता है। कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। कपास क्या है, एक प्रकार का बहुलक है और वो सेलुलोज से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। प्राकृतिक में क्या, सर्वाधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है। जो जुगाली करते हैं, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, लेकिन जो जुगाली करते हैं जानवर, उनके शरीर में क्या है, सेलुलोज का पाचन होता है और मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये है। अब हम लोग रेयान की बात कर लें। रेयान एक कृत्रिम रेशा भी है। रेयान क्या है, रेयान एक कृत्रिम रेशा भी है जो रेशम की तरह दिखता है। रेयान क्या है, एक कृत्रिम रेशा है, परंतु ये क्या है, रेशम की तरह दिखता है। यह काष्ठ लुगदी से रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये काष्ठ लुगदी मतलब पेड़ पौधों की जो लकड़ी होती है उसकी जो लुगदी बनाई जाती है उसको पीसकर उससे ये रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त होता है। अब नायलॉन की अगर बात कर लें, यह मानव निर्मित रेशा है। ये क्या है, प्रथम मानव निर्मित रेशा क्या है, नायलॉन है। 1931 में पौधों या जंतु के कच्चे माल से इसको प्राप्त किया गया। उपयोग के बिना बनाया जाता है। पौधों व जंतुओं के जो कच्चे माल है उनके उपयोग के बिना ये बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है, यह कोयला हो गया, जल हो गया और वायु से बनाया जाता है। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कहा जाता है। ये प्रथम पूर्ण रूप से क्या है, एक संश्लेषित रेशा है। ये हल्का होता है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, चमकीला होता है और सूखने में क्या होता है, ये सूखने में बहुत सुगम होता है। अगर उपयोग की बात कर लें, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग की बात कर लें तो ये पैरासूट बनाने में, रस्सी बनाने में, चट्टानों पर चढ़ने वाली रस्सी बनाने में, जुराब बनाने में, रस्सी बनाने में, तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश बनाने में, कारों की सीट बनाने में उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पर्दे बनाने में नायलॉन का तार जो होता है इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है, नायलॉन का तार। अब हम लोग पॉलिस्टर और एक्रिलिन के बारे में बात कर लें। पॉलिस्टर के कपड़े में सिलवटने नहीं आती, मतलब पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है उसमें सिलवटने नहीं आती, सफलतापूर्वक धुल लिया जाता है, मतलब धुलने में बहुत सरलतापूर्वक धुल लिया जाता है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेरिलीन क्या है, एक लोकप्रिय क्या है, पॉलिस्टर है। पेट के बारे में बात कर लें, सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बोतल है, जैसे बर्तन है, फिल्म है, तार है, इसका प्रयोग किया जाता है। एस्टर रसायन की बात कर लें, जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, एस्टर रसायन। और निर्माण की बात कर लें, जैसे कपड़े हो गए, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकाट हो गया, सभी पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। पॉलीवूल की बात कर लें तो पॉलिस्टर प्लस ऊन से मिलकर क्या बना है, पॉलीवूल बना है। पॉलीकाट की बात कर लें, पॉलिस्टर प्लस कपास। टेफ्लॉन की बात कर लें, टेफ्लॉन एक प्रकार का रसायन होता है, एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जिसका उपयोग बिना चिपकने वाले बर्तनों में किया जाता है, जिनमें तेल और जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग चौथा चैप्टर कवर करने की ओर चल रहे हैं,
पदार्थों का पृथक्करण, किस प्रकार से किसी पदार्थ को अलग किया जाता है। तो इसकी विधियां क्या हैं, पदार्थों के पृथक्करण की 4 विधियां हैं। कौन कौन सी, पहले बात कर लेंगे हस्तचयन, दूसरी क्या है थ्रेशरिंग, तीसरी क्या है निष्पावन और चौथी क्या है चालन। इसको हैंड पिकिंग कहा जाता है, मतलब हाथों के द्वारा अवसादों को अलग करना, हाथ से चयन करना या हाथ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। जैसे गेहूं का बिनना, चावल का बिनना, जैसे गेहूं बिना जाता है, चावल बिना जाता है हाथ से, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। थ्रेशिंग की बात कर देंगे, थ्रेशिंग या इसी को कहा जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की बात कर लेंगे तो डंठलों से अनाज को पृथक करने की विधि क्या है, थ्रेशरिंग कहलाती है। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया और धान, गेहूं हो गया, चावल हो गया और सरसों, इन तीनों को थ्रेशिंग द्वारा अलग किया जाता है। निष्पावन या विनोइंग की बात कर लेंगे, पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण में भारी या हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया है। जैसे सरसों का हवा या पंखे के माध्यम से साफ करना। उसके बाद अगला बात कर लेंगे मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी, चालन की बात कर लेंगे, मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमाप में अंतर पाई जाती है। तो जैसे आटा हो गया, आटा को छलनी से छानना, आटा को क्या है छलनी से छानना, उसको क्या है चालन कहा जाता है। तो ये आपको चारों विधियां निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। चलिए अब जैसे द्रव पदार्थ का पृथक्करण करना है तो इसको क्या है अवसादन होता है, एक निस्तारण होता है और निस्यंदन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चाय। जैसे चाय आपने, अब अगर हम लोग अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन को समझें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, चाय का। अब समझ लीजिए आपके घर में आपका दोस्त आया और आपने चाय बनाना शुरू किया, लेकिन आपकी छन्नी खो गई, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चाय को क्या कर देंगे, जैसे ये है चाय भगोने में, तो इसको क्या है रुक जाएंगे थोड़ी देर। यहाँ पर जब तली में सारी चाय की पत्ती और अदरक सब बैठ जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब बैठ जाएगा उसी को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। अवसादन का गिलास की तली पर बैठना, यही क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवसादन। जब ये गिलास की तली में बैठ जाएगा, मान लीजिए ये भगोने की तली पर जब बैठ जाएगा, और इसी को ही जब आप दूसरे बर्तन में धीरे से क्या है इसको इसमें डाल देंगे, मतलब ये नीचे ही रहेगा और इसको मतलब ऐसे डाल देंगे, तो इसी को कहा जाता है निस्तारण। साफ पानी को बर्तन में डालना ही निस्तारण कहा जाता है। जैसे चाय को आप ऊपर चाय को ऐसे डाल देते हैं, उतनी देर में आपको छन्नी मिल गई, उतनी देर में क्या है आपको छन्नी मिल गई, और छन्नी के द्वारा फिर इसको छानना ही क्या कहलाता है, निस्यंदन कहलाता है। चलिए अब अगला बात कर लेंगे इवेपोरेशन, मतलब वाष्पीकरण की बात कर लेंगे। सभी बढ़ते हुए ताप पर वाष्पीकरण होता है। जैसे 25 से 26 डिग्री होगा या 27 डिग्री तो वाष्पीकरण होगा। ताप में परिवर्तन होने पर, ताप के बढ़ने पर भी वाष्पीकरण होता है। इसमें क्या है, जैसे धूप में कपड़ों का सूखना किस विधि द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा होता है। द्रव का वाष्प में बदलना हो गया, यह एक धीमी प्रक्रिया, ये क्या है धीमी प्रक्रिया है। लेकिन वेपराइजेशन की बात कर ले या वाष्पन की बात कर ले, वाष्पन की अगर बात कर लें तो ये इसका एक निश्चित ताप होगा, यह एक निश्चित ताप पर यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जब पानी खौलेगा उसी के बाद वो भाप बन के ऊपर जाएगा। 100 से 99 भी रहेगा तो भी नहीं ये वाष्पन की क्रिया होगी। क्वथनांक पर होता है। यह तरल या ठोस को गैसों में बदलने की प्रक्रिया, ये तरल या ठोस को क्या है, गैसों में बदलने की प्रक्रिया है। वाष्पीकरण तरल के पूरे द्रव में होता है। वाष्पीकरण क्या है, तरल के पूरे द्रव में होता है। संघनन की बात कर लें, वाष्पन को जब ठंडा किया जाता है और उसको द्रव में बदल दिया जाता है तो वही संघनन कहलाता है, जिससे क्या है बरसात होती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही दिया था। अगला चैप्टर आपका दिया हुआ है पौधों को जानिए। क्या है, पौधों को जानिए। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। पत्तियों के कार्य के बारे में बात कर लेंगे तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। पत्तियों के द्वारा क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है स्टोमेटा, उसी को रंध्र कहा जाता है। उसी के द्वारा, पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कीटों को अवशोषित करना, पत्तियों का क्या काम है, कीटों को अवशोषित करना भी पत्तियों का काम है। अब देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश
क्लोरोफिल। इसके बाद उत्पाद क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, फिर 6H2O प्लस 6O2। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जिम्मेदार हैं। इतने कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कहते हैं, उत्प्रेरक का काम करती है। और ये जो क्या है, ये उत्पाद है जो बन के तैयार होता है, उत्पाद, उत्पाद जो बन के तैयार होता है, ग्लूकोज हो गया। और इसमें क्या है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है बाहर। अब जड़ के बारे में बात कर लें। जड़ भी क्या है, दो प्रकार की होती हैं। जल का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक होती है मूसला जड़ें, एक होती हैं रेशेदार जड़ें। इनको ही झकड़ा जड़ें कहा जाता है। मूसला जड़ें क्या होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं जालीदार होती हैं, ऐसी ऐसी होती हैं, जालीदार होती हैं। जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है इनकी पत्तियों में। तो इस वजह से इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ें होती हैं मूसलाधार होती हैं, मतलब एक मूल जड़ होती है और उसमें अन्य जड़ निकली होती हैं। और बात कर लें रेशेदार जड़ों की, तो इसमें ये पत्तियां बहुत पतली होती हैं और सिरा विन्यास, सीधा समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी पत्तियों में क्या, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे गेहूं की पत्तियां हो गई, मक्का की पत्तियां हो गई, ये सब क्या है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इनकी जड़ें क्या होती है, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इनकी जड़ें क्या होती है, रेशेदार होती हैं। रेशेदार मतलब कोई मूल जड़ नहीं होती है, छोटी छोटी कई प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। अब और आगे जान लेते हैं। अगर हम पुष्प के भागों के बारे में बात करें, तो पुष्प की ये जो पत्तियां होनी, इन्हें पेटल कहा जाता है या पंखुड़ी कहा जाता है। ये बाह्य दल होता है जिसे सेपल कहा जाता है। और ये जो फीमेल पार्ट होता है उसे पुंकेसर कहा जाता है। एंड उसके बाद ये जो पत्तियां होती हैं इनको शिपल कहा जाता है। और ये जो स्त्री केसर कहा जाता है, मेल फीमेल भाग को क्या है, स्त्री केसर कहा जाता है। अब जो फीमेल भाग होता है वो तीन भागों में बटा होता है। सबसे ऊपरी वाले भाग को, मतलब ये वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपरी वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। बीच वाले भाग को कहा जाता है वर्तिका यानी कि स्टाइल कहा जाता है। और सबसे नीचे वाले भाग को अंडाशय यानी कि ओवरी कहा जाता है। उसके बाद बात कर लें, बस आपको इतना ही जानना, ज़्यादा नहीं जानना। उसके बाद बात कर लें, अगर फीमेल पार्ट का जो ये वाला भाग होता है इसे तंतु कहा जाता है या फिलामेंट कहा जाता है। और ये जो भाग होता है इसे एंथर कहा जाता है या पराग कोश कहा जाता है। और इसी के अंदर पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन, जिसे पराग कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है। तो इतना आपको समझना होगा मेल और फीमेल पार्ट में। जैसे देखिए, ये फीमेल पार्ट हो गया, बाह्य दल हो गया, दलपुंज हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, जिसमें इसमें एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया, और पॉलन ग्रीन भी इसी में ही आता है। उसके बाद ओवरी हो गई, स्टाइल हो गई, स्टिग्मा हो गई, ये तीन पार्ट इसके हो गए। तो इतना आपको समझना था पौधों को जानिए वाले सर। अब देखिए अगला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये है शरीर की गतियाँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें संधियों के बारे में बात करी गई है। शरीर में जितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं उसके प्रकार में बात करी गई है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जोड़। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, जैसे कंधे की हो गई, कंधे में क्या है, ये मान लीजिए एक ये सॉकेट है और इसी में ही ऐसे करके मान लीजिए हड्डी जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है बॉल और सॉकेट जोड़। तो ये क्या है, ह्यूमस और अंश मेखला, मतलब कि कंधे वाली जो हड्डी होती है, ये मान लीजिए ये पूरा व्यक्ति बना है, ये वाली जो हड्डी होती है इसे कहा जाता है, ये वाली जो हड्डियाँ होती हैं इसे कहा जाता है कि मान लीजिए आदमी, तो ये वाली हड्डी जो होती है इसे कहा जाता है कंदुक खलिका संधि। ये हाथ या कंधे की संधि होती है, ये हाथ या कंधे की संधि होती है, कल्लुक कंधिका संधि। और फीमर और श्रोणी मेखला कमर की संधि, इसको भी कहा जाता है कंदुक खलिका संधि। ये क्या चारों दिशाओं में घूम सकती है। ये देखिए, जैसे ये आदमी है, ये पैर हैं इसके, ये उसके हाथ हैं, ये उसका मुंह है। तो ये वाली संधि हो गई, ये कल्लुक खंडिका संधि है, बॉल एंड सॉकेट जोड़। और यहाँ जो ये जुड़े रहते हैं, ये वाली, ये भी क्या है, पैर की और हाथ की संधि, ये क्या है, कल्लुक खंडिका संधि है। अगली संधि के बारे में बात कर लें हम, हिंज संधि या कब्जा संधि। हिंद संधि और कब्जा संधि केवल एक ही स्थान पर मूव करती, मतलब एक तरफ मूव करेंगी। जैसे हाथ और घुटनों की संधि, हाथ की संधि यानी कि कोहनी की संधि, ये वाली संधि जो, एक मिनट, जैसे ये है आपका पेट है और इससे ये संधि जुड़ी हुई है और ये कोहनी है,
ये आपका हाथ है और उसके बाद ये कोहनी वाली संधि है। तो ये जो यहाँ से ऐसे जो आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ये हाथ को जैसे आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो इसी को कब्जा संधि या हिंज संधि कहा जाता है। हाथ और घुटनों की संधि ये केवल एक हो, यह कब्जा संधि के नाम से भी जानी जाती हैं। यह एक हो रही ही गति करती हैं, एक तरफ गति करती हैं। अचल संधि के बारे में बात कर ले तो ये खोपड़ी की संधि को ही अचल संधि कहा जाता है और ऊपरी जबड़े वाली संधि को ही क्या कहा जाता है, अचल संधि कहा जाता है। अगला है धूसर संधि, ये गर्दन की संधि को ही जिसे चारों ओर घुमाया जा सकता है, इसको धूसर संधि कहा जाता है। इसी को ही गर्दन की संधि कहा जाता है। अब केचुए के बारे में बात कर लें तो केचुआ त्वचा से ही सांस लेता है। केचुआ क्या है, त्वचा से सांस लेता है। इसे किसान का मित्र भी कहा जाता है। यह अपने रास्ते को आसानी से मिट्टी को खाता है। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को आसानी से खाता है। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिसकी वजह से यह मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अब हम लोग घोंघा के बारे में बात कर लें। अगर घोंघा के बारे में, इसका बाह्य कंकाल जो है CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तिलचिट्टा की बात कर लें, काकरोच के हृदय में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। काकरोच के हृदय में कितने, 13 चैम्बर पाए जाते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ में आता है, जिसमें कितने 3 जोड़ी पैर होते हैं। अब पक्षी के बारे में देख लेते हैं। तो पक्षी की हड्डियों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। वायु क्या है, प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, यानी कि हड्डियां क्या होती हैं, खोखली होती हैं। उसके बाद हवा, जिसके कारण इसमें हवा भर जाती है और जिसकी सहायता वो उड़ने के लिए करते हैं। जिसकी सहायता में उनको क्या मिलता है, उड़ने के लिए सहायता मिलती है। मछलियों की बात कर लें, इनकी आकृति धारा रेखीय होती है। अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है गैर ऑफ एनिमल्स। मछलियाँ कहाँ से सांस लेती हैं, गलसुए से सांस लेती हैं, यानी कि गिल्स के द्वारा या क्लोन के द्वारा सांस लेती हैं। अब बात कर लेंगे पौधों की पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। वह CO2 को निष्कासित करती हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग करती हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ती हैं। पौधे केवल दिन के ही समय भोजन बनाते हैं, जबकि वह श्वसन पूरे दिन और रात दोनों समय करते हैं। श्वसन क्या है, दिन और रात दोनों समय करते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने 5 चैप्टर इसके देखे हैं और अगली क्लास में इस NCERT को पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। 5 चैप्टर और कराए जाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने हैं कि आपको कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं कि और क्या इसमें अच्छा किया जा सकता है। इसी प्रकार से मैंने भी पढ़ा था शॉर्ट नोट्स बना के और बहुत आसानी से सफलता प्राप्त की। वही चीज़ आपको भी दे रहे हैं हम। निश्चित रूप से इसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।